वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त तमिल हॉरर थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, वही जिसका नाम है आरनमणि 4। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मस्ट वॉचेबल जरूर है। थोड़े बहुत कॉमेडी सीन्स है, सीजी वर्क ऑसम, हॉरर एलिमेंट्स भी ऑसम है। और रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है असम के किसी एरिया से। एक दिन एक पुजारी अपनी बेटी के साथ नाव में किसी जगह पर जाने लगता है और उसी तरह इस दिन इस गांव में एक देवी माँ का फेस्टिवल चलते रहता है। पुजारी की बेटी पूछने लगती है कि पापा हर साल ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। पुजारी बताने लगता है कि बेटा पहले इस गांव में बाघ नाम की एक बहुत ही बुरी शक्ति हुआ करती थी जो पानी और जमीन में अपनी जिंदगी गुजारती थी। जो कोई भी उसको नजर आता वो बाघ शक्ति उस बंदा या बंदी को मार के उसका रूप धारण कर लेती और उनके घर जाकर उनकी आत्माओं को भी अपने वश में कर लेती। तो बहुत बड़े पुजारियों ने मिलकर इस बाघ शक्ति को कैद कर लिया। उसी की खुशी में ये फेस्टिवल होता है। अब इसी दरमियान में इस लड़की का हाथ हल्के से जख्मी हो जाता है, खून बहने लगता है। एट द सेम टाइम उस पुजारी की नाव की लकड़ी उस जगह पर फंस जाती है जिसके अंदर वो बाघ नाम की शक्ति कैद हुई थी। लकड़ी को जोर से खींचने की वजह से उस बर्तन का ढक्कन ओपन हो जाता है जिसकी वजह से उस बर्तन के अंदर से वो बाघ नाम की शक्ति बाहर आती है। अब उसी पानी में उस लड़की का खून लगा होता है ना, वो ब्लड की महक सूंघ लेती है। इसी बातों में वो पुजारी ये देखता है कि इसकी बेटी एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ के रखा है और बहुत ही अजीबोगरीब का इमोजी बनाकर। पुजारी कहने लगता है, अरे बेटा इस मछली को अपने हाथ में क्यों लिया, छी छी फेंक दो। तभी पुजारी ये देखता है कि इसकी नाव के सामने इसकी बेटी की लाश पड़ी है। पुजारी जान लेता है कि बाघ शक्ति बाहर आ चुकी है और इसकी लड़की को मारकर इसका रूप धारण कर लिया। जब वो बाघ शक्ति इस पुजारी पर भी हमला करने की कोशिश करने लगती है तभी ये पुजारी पवित्र पानी लेकर उस पर छिड़क देता है और जिस दिन देवी माँ का फेस्टिवल होता है उस दिन इस बाघ की शक्ति कम हो जाती है। तो ये पुजारी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हुए उस बाघ की आत्मा को अपने बर्तन में कैद कर लेता है। वो बाघ शक्ति पुजारी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मेरी आत्मा को मुझे लौटा दो। पुजारी कहने लगता है, नहीं हरगिज़ नहीं, तुमने मेरी बेटी को मार दिया, मैं तुमको इसकी सजा दूंगा। आज के बाद से तुम हमेशा मेरी बेटी बनकर ही रहना और तुम्हारी आत्मा मेरे कब्जे में रहेगी। अब इस बाघ के पास कोई भी शक्ति ना होने की वजह से पुजारी की बात को मान लेती है कि इसकी बेटी की तरह एक्टिंग करेगी। इस तरह से ये पुजारी उस बाघ शक्ति को अपने घर ले जाता है और अपने बीवी को सच नहीं बताता कि इसकी बेटी मर चुकी है, ये कोई और है। दूसरे सीन में हमारे हीरो सरवणन को दिखाया जाता है जो एक एडवोकेट होता है। फिलहाल सरवणन की आंटी सरवणन के पास एक केस लाती है। केस ये है कि एक लड़का लड़की है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले नहीं मान रहे। तो सरवणन अपनी आंटी की बात को मानकर इन दोनों की मदद करने लगता है। उसी वक्त कुछ गुंडे यहाँ पर आने लगते हैं इस लड़की को ले जाने के लिए। मतलब ये लड़की बहुत ही बड़े घराने की लड़की होती है। इन गुंडों को देखकर सरवणन इस लड़की से कहने लगता है कि बेटा तुम अपने घर वापस चली जाओ, इस लड़की को भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इस तरह से उस लड़की का फादर और उसके आदमी इस लड़की को अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसी दरमियान में सरवणन को ये बात पता चलती है कि उस लड़की का नाम है सेल्वी। उसके बाद क्या था, ये नाम सुनते ही सरवणन उन गुंडों से फाइट करने लगता है, उस लड़की और लड़के को बचाने की कोशिश करने लगता है। बात यह है कि सरवणन की बहन का नाम भी सेल्वी होता है और हर एक सेल्वी नाम की लड़की के अंदर अपनी बहन को इमेजिनेशन करके उनकी मदद करते रहता है। 10 साल पहले सरवणन की बहन सेल्वी किसी बंदे से प्यार करके घर छोड़कर चली गई, लेकिन सरवणन अभी भी अपनी बहन से बहुत प्यार करते रहता है। खैर दूसरे सीन में सरवणन की बहन सेल्वी को दिखाया जाता है जो अपने फैमिली के साथ एक छोटे से महल में अपने अच्छे से जिंदगी गुजारती रहती है। सेल्वी के 2 बच्चे होते हैं, बेटी का नाम होता है शक्ति और बेटे का नाम होता है सरवणन। मतलब सेल्वी ने अपने बेटे का नाम अपने भाई का नाम ही रखा होता है और इसी तरह सेल्वी का हस्बैंड एक इंजीनियर होता है। खैर एक दिन सेल्वी का हस्बैंड जॉगिंग करते रहता है। रास्ते के दरमियान इसको रवि नाम का एक बंदा नजर आता है जो प्रेसिडेंट का बेटा होता है। अपना कैमरा लेकर नेचर को कैप्चर करते रहता है। मतलब ये सब कुछ एक जंगली इलाका होता है। सो सेल्वी का हस्बैंड रवि से हल्के से बात करके अपनी जॉगिंग को कंटिन्यू करने लगता है। किसी रास्ते पर आने के बाद सेल्वी के हस्बैंड को काफी सारा धुआं नजर आने लगता है। तभी उस धुएं के अंदर से एक बहुत ही भयंकर हाथ आकर सेल्वी के हस्बैंड को मार देता है और सेल्वी के हस्बैंड का रूप धारण करके अपने घर जाने लगता है। घर के अंदर आते ही सेल्वी का हस्बैंड बहुत ही सीरियस तरीके से सेल्वी को बच्चों के बारे में पूछने लगता है कि बच्चे कहाँ पर है। सेल्वी कहने लगती है, अरे घर आते ही बच्चों के बारे में पूछने लगे,
थोड़ा मेरा भी तो ख्याल करिए। सो जब सेल्वी का हस्बैंड सेल्वी को किस करने ही वाला होता है, तभी कुछ गांव वाले इनके घर के बाहर आकर सेल्वी को बुलाने लगते हैं। सेल्वी बाहर जाकर पूछने पर वो गांव वाले सेल्वी को कुछ बताने लगते हैं और घबराते हुए सेल्वी कहीं पर जाने लगती है। खैर थोड़ी देर के बाद रवि नेचर को कैप्चर करते हुए सेल्वी के घर के पास आता है। एक्चुअली इस घर के अंदर सेल्वी का कुत्ता भौंक रहा होता है। इसी की आवाज सुनकर रवि यहाँ पर आता है। वहाँ पर जाकर देखने पर शक्ति नीचे बेहोश पड़ी होती है और इसी तरह कुएं के अंदर सेल्वी लटक रही होती है। मतलब सेल्वी ने फांसी लगा लिया, मर चुकी होती है बेचारी सेल्वी। इसके कुछ दिनों बाद एक लोकल कांस्टेबल सरवणन के घर के पास आकर यही बताने लगता है कि सर गांव में आपके जीजा को हार्ट अटैक आकर उनकी मौत हो गई और ये गम बर्दाश्त ना करते हुए आपकी बहन सेल्वी ने आत्महत्या कर लिया। यह सुनने के बाद सरवणन और उसकी आंटी शॉक में रह जाते हैं। दूसरे दिन सरवणन और उसकी आंटी सेल्वी के घर के पास पहुंच जाते हैं। इस बंगलों के अंदर आने के बाद काफी सारे लोग होते हैं। एक कांस्टेबल, गांव का प्रेसिडेंट, गांव के बड़े। प्रेसिडेंट कहने लगता है कि देखो बेटा, हमें तो तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमें तो आइडिया भी नहीं था कि तुम लोगों को कैसे कांटेक्ट किया जाए। बाद में हम लोगों को तुम्हारे बारे में पता चला और कोई भी ना होने की वजह से हमने ही सेल्वी और उसके हस्बैंड का अंत्यक्रिया काम पूरा कर दिया। सरवणन को इस गांव के बड़े आदमी से कुछ बातें पता चलती है कि एक्चुअली सेल्वी का हस्बैंड रियल एस्टेट में बहुत लॉस हो गया, जिसकी वजह से सेल्वी के हस्बैंड ने इस घर को बेचने का सोचा और एक बंदे को एडवांस भी दे दिया और काफी सारा कर्जा भी करके रखा था। अब कायदे के हिसाब से ये बंगलो बेचना ही पड़ेगा। थोड़े पैसे सरवणन को आएंगे और ये घर उस बूढ़े आदमी के नाम पर हो जाएगा। गांव का प्रेसिडेंट कहने लगता है कि हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमारे गांव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चलने वाला है। खैर उसी घर में जब जूनियर सरवणन खेल रहा होता है तो इसके साथ कुछ अजीब से हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। ये देखकर ये बच्चा बहुत डर जाता है, फटाफट से भागकर अपने मामा के गले लग जाता है और सरवणन भी इस बच्चे का नाम सुनकर बहुत खुश होने लगता है कि मेरी बहन ने मुझे नहीं भूला। उसी घर के किसी कमरे में शक्ति को दिखाया जाता है। मतलब मूवी की स्टार्टिंग में कुएं के पास शक्ति गिर चुकी थी ना, तो इसके सर पर जबरदस्त चोट आई होती है। तब से लेते हुए अब तक शक्ति कोमा में होती है। इसका ट्रीटमेंट चलते रहता है। उसी वक्त माया नाम की एक डॉक्टर यहाँ पर आती है, वही हमारी राशि खन्ना। और बात यह है कि सेल्वी मरने के बाद माया ही इन दोनों बच्चों की केयरिंग करती रहती है। और जो बूढ़ा आदमी होता है ना, जो सेल्वी के हस्बैंड से इस घर को लिया था, मतलब वही जमींदार होता है, उस जमींदार की बेटी होती है माया। सेल्वी और उसके हस्बैंड मरने के बाद ये लोग भी इसी घर में रहते आ रहे हैं, बच्चों की केयरिंग करते हुए। और एक्चुअली इस गांव में कोई भी बड़ी हॉस्पिटल नहीं होती, जिसकी वजह से माया शक्ति का ट्रीटमेंट यहीं पर कर रही होती है। माया की ये इच्छा होती है कि ये बंगलो बेचकर इसके प्लेस पर एक अच्छी सी हॉस्पिटल बनवाए। खैर इस मूवी में कुछ कॉमेडी सीन्स है, उन सारी चीजों को स्किप कर रहा हूँ। खैर उसी रात जब जूनियर सरवणन अपने फोन से खेल रहा होता है, इसी दरमियान में इसका फोन एक चेहरे को डिटेक्ट करने लगता है। जब नॉर्मली वहाँ पर दिखता है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। तभी हवा से एक हाथ आकर इस बच्चे का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर ये बच्चा बहुत डरने लगता है। इसी दरमियान में सरवणन की आंटी यहाँ पर आती है मच्छरों की बैट लेने के लिए, और सरवणन की आंटी भी यहाँ पर एक अजीब की आत्मा को ऑब्जर्व करती है। इस अजीब की आत्मा को देखकर ये बंदी भी बहुत डरने लगती है। खैर दूसरे दिन प्रेसिडेंट का बेटा रवि सरवणन को लेकर कब्रिस्तान पर जाने लगता है। अपनी बहन की कब्र को देखकर अपनी बहन को बहुत याद करने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली एक दिन सेल्वी अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की थी, तभी सरवणन ने आकर अपनी बहन को बचा लिया। तो सेल्वी ने अपने प्यार के बारे में अपने भाई को बताया कि भैया पापा नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए, इसलिए मैं अपने आप को मारने चली। सरवणन कहने लगता है कि सेल्वी तुम फिक्र मत करो, पापा को मैं मनवाऊंगा और मुझसे वादा करो कि दोबारा तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। तो वही बात प्रेजेंट सरवणन को याद आती है कि मेरी बहन कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। रवि कहने लगता है कि सर मैंने अपनी आंखों से देखा आपकी बहन लटक रही थी, लेकिन सरवणन को पक्का यकीन होता है कि इसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती। सो इसी के बारे में और पता करने के लिए ये दोनों पुलिस स्टेशन पर जाने लगते हैं। लेकिन ये पुलिस वाला सरवणन से इतना ढंग से पेश नहीं आता, इवन एफआईआर की कॉपी भी नहीं बताता। तभी एक कांस्टेबल सरवणन को समझाने लगता है कि सर 10 साल के बाद एक बार इस गांव में ये फेस्टिवल चलता है, कई दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। फिलहाल हमारे इंस्पेक्टर साहब वही काम में बिजी है। फेस्टिवल होने के बाद आप उनसे बहुत ही सुकून से बात करिए। जब सरवणन और रवि वापस अपने घर पर लौट रहे होते हैं, रवि अपने कैमरे में सेल्वी के हस्बैंड की वीडियोस दिखाने लगता है। बातों ही बातों में रवि सरवणन को एक और बात भी बताने लगता है कि सर उस दिन मैंने भी अपनी आंखों से देखा था कि आपकी बहन कुछ गाँव वालों के साथ कहीं पर भाग रही थी। बाद में मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर घर के पीछे गया
तो कुएं में आपकी बहन लटक रही थी। मुझे भी ऐसा लगता है कि आपकी बहन ने आत्महत्या कर लिया सर। खैर जब सरवणन रवि के कैमरे में जब वीडियोस को देख रहा होता है तो इसी वीडियो के दरमियान में सरवणन को एक स्वामी जी नजर आता है जो सेल्वी के हस्बैंड को फॉलो कर रहा था शायद। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो स्वामी जी कुछ मंत्र पढ़ते हुए गांव में घूमते रहता है और जब ये स्वामी जी उस बड़े से बंगलों के पास आता है तो इसकी हाथ की माला अपने आप गोल गोल घूमने लगती है और तभी शायद उस घर में कोई चीज को देखकर वहाँ से चला जाता है। एट द सेम टाइम जब डॉक्टर माया घर के सारे लाइट्स ऑफ कर रही होती है तभी शक्ति के कमरे में एक अजीब की चीज को देखती है। माया पूछने लगती है कि कौन है वहाँ पर, इस कमरे में क्या कर रहे हो। इस तरह से उस कमरे में जाने पर उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता, लेकिन माया के साथ भी कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं, जैसे कि कोई हाथ पीछे से आकर इसको छूना। इसी दरमियान में उस कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद होने लगते हैं। माया को किसी की परछाई नजर आती है। ये सारी चीजें देखकर माया बहुत डर जाती है और थोड़ी देर के बाद वो सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ओपन हो जाते हैं। दूसरी तरफ सरवणन कैमरे में देखकर यही सोचने लगता है कि वो स्वामी जी वहाँ पर क्यों था। इसी रास्ते के दरमियान में एक अजीब की एंटिटी इनकी गाड़ी के सामने आती है। ये देखकर इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी सरवणन उस जंगल में कुछ आवाजों को सुनने पर वो गाड़ी से उतरकर उस जंगल की ओर जाने लगता है। कुछ ही दूरी पर सरवणन को कोई नजर आता है, मतलब चेहरा ढंग से नजर नहीं आता। बाद में वो बंदा दोबारा गायब भी हो जाता है। इस तरफ रवि अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है तो इसके साथ भी कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। पहले तो धुआं इसकी गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करने लगता है। रवि फटाफट से अपनी गाड़ी के सारे विंडोज बंद करने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी रवि की गाड़ी में सेल्वी की आत्मा आती है। थोड़ी देर के बाद जब सरवणन जंगल से बाहर आता है तो वहाँ पर ना रवि होता है ना ही उसकी गाड़ी, लेकिन कुछ ही दूरी पर रवि का कैमरा पड़ा होता है। जब इस कमरे के अंदर चेक करने लगता है तो इस कैमरे के अंदर वो स्वामी जी नजर आता है, मतलब ये कैमरा रिकॉर्डिंग में था। सरवणन यही सोचने लगता है कि दोबारा ये स्वामी जी नजर आया, कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। सुबह होने के बाद माया सरवणन की आंटी से अपने साथ जो घटना पेश आई थी वो बताने लगती है कि मुझे लगता है कि इस घर में किसी की आत्मा है। सरवणन की आंटी भी यही कहने लगती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना वरना तुम हॉस्पिटल नहीं बन पाओगी और हम घर बेच नहीं पाएंगे। उसके बाद माया सरवणन को लेकर अपने गांव के मंदिर के पास ले जाने लगती है। 2 दिनों के बाद यहाँ पर फेस्टिवल होने वाला है, उसी की तैयारियां होती रहती है और फेस्टिवल के लिए गांव वालों ने देवी माँ की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई होती है। इसी के अपोजिट साइड ही एक असुर की मूर्ति भी होती है। खैर इसी फेस्टिवल को देखने के लिए इंडिया के हर एक कोने से काफी सारे पुजारी भी यहाँ पर आने लगते हैं। इन्हीं पुजारियों में से हम लोग उस असम के पुजारी को भी देखते हैं। जब ये पुजारी मंदिर के अंदर एंटर हो रहा होता है तो मंदिर के ऊपर कोई चीज को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से ये पुजारी वहाँ से भाग निकलता है। खैर इसके बाद जब सरवणन वापस अपने घर पर आ रहा होता है तो उसी जंगल के किसी इलाके में सरवणन रवि की गाड़ी को देखता है जो किसी बड़े से पेड़ से टकरा चुकी होती है और शॉकिंगली उसी पेड़ के ऊपर रवि की लाश भी होती है। उसके बाद क्या था, सरवणन पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाने लगता है। बेचारा गांव का प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आकर अपनी बेटी की लाश को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है। कहने लगता है, अरे बेटा 2 दिन के बाद तुम्हारा बर्थडे था, इसी दरमियान में तुम इस दुनिया से चले गए। दूसरी तरफ ये पुलिस वाला सरवणन पर शक करने लगता है कि लास्ट टाइम तुमने ही रवि को देखा, बताओ तुमने रवि के साथ क्या किया। सरवणन यही कहने लगता है कि सर मुझे तो उस स्वामी जी पर ही डाउट है और आप मुझ पर शक कर रहे हो। इसी पूछताछ के दौरान सरवणन उसी जगह पर उस स्वामी जी को देखता है। फटाफट से उस स्वामी जी को फॉलो करने लगता है, लेकिन वो स्वामी जी सरवणन को देखकर वहाँ से भाग निकलता है। बाद में पुलिस वाले सरवणन की बात पर यकीन करके उस स्वामी जी के ठिकाने पर जाते हैं जो जंगल के बीचों बीच रहता है। इस पुराने मकान पर आने पर बहुत ही अजीब अजीब के रिचुअल्स के सामान होते हैं, लेकिन वो स्वामी जी यहाँ पर मौजूद नहीं होता। इस कमरे की तलाशी लेने पर सरवणन को सेल्वी, उसके हस्बैंड रवि और शक्ति की फोटोज नजर आते हैं। ये देखकर तब जाके इस पुलिस वाले को सरवणन की बातों पर यकीन होने लगता है कि इन सारे मौतों के पीछे शायद उसी स्वामी जी का हाथ है। शॉकिंगली वो स्वामी जी एक बड़े से पेड़ के ऊपर होता है और फिलहाल इस स्वामी जी के हाथ में उसी पुलिस वाले की फोटो होती है। इस तरफ घर में दोबारा जूनियर सरवणन के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। बेचारा ये बच्चा डर के मारे अपनी बहन शक्ति के पास आता है और रोते हुए कहने लगता है कि दीदी तुम कब उठोगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी शक्ति के ऊपर से एक हाथ इसकी ओर आने लगता है। ये देखकर ये बच्चा और बहुत डरने लगता है। इसको समझ में नहीं आता अब ये कहाँ पर जाए। बाद में तभी इसके पास इसका मामा आता है सरवणन। खैर उसी कमरे में सरवणन को इसकी बहन की एल्बम नजर आती है। अपनी बहन की फोटोज को देखकर सरवणन बहुत मुस्कुराते रहता है।
इन्हीं फोटोग्राफ्स में सरवणन शक्ति के बर्थडे के फोटोग्राफ्स को भी देखने लगता है। ये देखकर सरवणन के दिमाग में एक बात खनकने लगती है। उसी वक्त सरवणन इस गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पर आकर कुछ लोगों के सर्टिफिकेट्स को चेक करने लगता है, जैसे अपनी बहन सेल्वी और उसके हस्बैंड का बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, रवि का बर्थ सर्टिफिकेट, शक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट, प्रेसिडेंट का, इस गांव के जमींदार का। इस तरह से कुछ लोगों के सर्टिफिकेट्स को चेक करते रहता है। इन सारे फाइल्स को चेक करने के बाद सरवणन को एक बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। फटाफट से माया को कॉल करके कहने लगता है क्या फटाफट से शक्ति के कमरे में जाकर शक्ति के बॉडी पर चेक करिए, क्या उसके बॉडी पर कोई रेड मार्क है या नहीं। तो माया उसी तरह से शक्ति के पास जाकर चेक करने लगती है। सरवणन घर आने के बाद माया सरवणन को दिखाने लगती है कि शक्ति के पीठ के पीछे एक रेड मार्क है। शक्ति को फटाफट से दूसरे कमरे में शिफ्ट करने लगता है। माया से कहने लगता है कि मैंने ऐसा ही मार्क रवि के बॉडी पर और उसी तरह उस इंस्पेक्टर के बॉडी पर देखा। और शॉकिंग बात यह है कि इन तीनों का डेट ऑफ बर्थ सेम ही है। मतलब 10 साल के बाद इस गांव में जो फेस्टिवल चलता है ना, उसी फेस्टिवल के दिन ये तीनों पैदा हुए, शक्ति, रवि और वो इंस्पेक्टर। मुझे लगता है कि शायद शक्ति और उस इंस्पेक्टर की जान खतरे में है। माया जी, आप शक्ति का ख्याल रखिए, मैं उस इंस्पेक्टर को देख कर आता हूँ। सरवणन जाने के बाद वो असम वाला पुजारी इनके घर के पास आता है। माया और सरवणन की आंटी से कहने लगता है कि लास्ट ईयर मेरी बेटी इसी फेस्टिवल में मिस हो गई थी और बड़े पुजारियों ने कहा कि मुझे 6 लड़कियों को मिठाई देनी होगी, तभी मेरी बेटी मिल सकती है। आप ये मिठाई ले लीजिए। इस तरह से एक मिठाई माया को देता है और इसी तरह घर के अंदर एक बच्ची होती है ना, मतलब वही शक्ति, उसके बारे में भी बताने लगता है कि मुझे उस बच्ची को भी देना है। पहले तो माया टोटली मना करने लगती है, नहीं नहीं, आप घर के अंदर नहीं आ सकते, प्लीज आप जाइए। लेकिन ये पुजारी बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है पैरों पर गिरकर, जिस वजह से माया और सरवणन की आंटी इस पुजारी को घर के अंदर लाते हैं। घर के अंदर आते ही ये पुजारी कोई शक्ति को देखता है, एक अजीब की एंटिटी को। एट द सेम टाइम पुलिस स्टेशन में उस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को ये बात पता चलती है कि रवि जिस जगह पर मरा था उस जगह पर रवि के ही फिंगरप्रिंट्स पाए गए। इंस्पेक्टर शॉक में रह जाता है, क्या रवि ने खुदकुशी कर ली? ऐसा कैसे हो सकता है? तो स्वामी जी पर शक करते हुए ये इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जंगल में जाने लगते हैं उसको ढूंढने के लिए। इस तरफ ये पुजारी जब घर के अंदर आ रहा होता है, एक शक्ति इसको फॉलो कर रही होती है और इसी तरह इस पुजारी को मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन ये पुजारी हर बार बचने लगता है। इस पुजारी को पता लग जाता है कि शक्ति किस कमरे में है। फटाफट से इसके कमरे में आकर सारे दरवाजे बंद कर लेता है, माया को इस कमरे के अंदर आने नहीं देता। और जब शक्ति को कुछ करने वाला होता है तो एक अजीब की एंटिटी इस पुजारी को रोकने लगती है, लेकिन इस पुजारी को एक खरोच तक नहीं आती। फाइनली इस घर की शक्ति उस पुजारी को इस घर से बाहर फेंक देती है। वो पुजारी माया से कहने लगता है कि इस घर में कोई भी मत रहिए, इस घर से चले जाइए, जाइए यहाँ से। दूसरी तरफ सरवणन उस पुलिस वालों को ढूंढते हुए ये भी जंगल में पहुंच जाता है। उस कांस्टेबल को देखकर पूछने लगता है कि इंस्पेक्टर कहाँ पर है। उसी जंगल के किसी जगह पर वो स्वामी जी उस इंस्पेक्टर को बेहोश करके शायद इसको मारने की कोशिश करने लगता है, मतलब इसके सामने बैठकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते रहता है। जब फाइनली उसको मारने ही वाला होता है तभी सरवणन आकर इस स्वामी जी को रोकने लगता है। सरवणन पूछने लगता है कि कौन हो तुम, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? स्वामी जी यही कहने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। तो इसी फाइट के दौरान सरवणन ये देखता है कि वो इंस्पेक्टर हवा में उड़ रहा है और बहुत ही ऊपर जाकर वो इंस्पेक्टर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। एट द सेम टाइम शक्ति कोमा से बाहर आ जाती है। सुबह होने के बाद कुछ पुलिस वाले उस असम के पुजारी के घर पर आते हैं। तो शॉकिंग बात यह है कि वो पुजारी उसकी बीवी कब का मर चुके होते हैं। इस तरफ शक्ति को होश में आया हुआ देखकर सरवणन बहुत खुश होने लगता है। इसको देखकर अपनी बहन की ही याद आने लगती है। दूसरी तरफ डीएसपी इस पुलिस स्टेशन पर आता है और पुलिस वालों ने उस स्वामी जी को गिरफ्तार करके रखा होता है। सरवणन भी यहाँ पर पहुँच जाता है। स्वामी जी से पूछने लगते हैं कि बताओ तुमने उस इंस्पेक्टर को क्यों मारा? तो यहाँ पर ये स्वामी जी जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली ये स्वामी जी एक स्पेशल खानदान से बिलोंग करता है जो बुरी आत्माओं को कैद करते हैं। बहुत सालों पहले इनकी ही खानदान वाले बाघ नाम के एक बुरी शक्ति को कैद कर लिया था, लेकिन कुछ ही सालों पहले वो बाघ नाम की बुरी शक्ति रिलीज हो गई, पुजारी की बेटी के अंदर प्रवेश कर दिया। मतलब मूवी की स्टार्टिंग में जो कहानी चली थी वही बताने लगता है ये स्वामी जी। कुछ दिनों बाद उस गांव वाले उस पुजारी की बेटी की लाश को देखा। इस लाश को देखकर वो स्वामी जी समझ गया कि इसकी बेटी तो कब का मर चुकी है, तो पुजारी के घर में जो लड़की है वो कौन है। फटाफट से ये लोग उस पुजारी के घर पर गए, लेकिन तब तक वो पुजारी इस गांव को छोड़कर चला गया। और उसी तरह बाघ एक ऐसी बुरी शक्ति है जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। बाद में ये स्वामी जी और इसके कुछ साथी उस पुजारी को ढूंढने में लगे रहे।
जगह जगह पर भटकने लगे। तभी इस स्वामी जी को इस गांव की देवी माँ के बारे में पता चला कि देवी माँ बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए वो असम वाला पुजारी अपनी फैमिली के साथ इस गांव पर आया, यहाँ पर बसने लगा। एक दिन जब वो बच्ची मंदिर के अंदर जाने वाली थी तो मंदिर के अंदर जा नहीं पाई, कोई शक्ति इसको रोक रही थी। तभी उस बच्ची को मतलब उस बाघ को ये बात पता चली कि वो पुजारी बाघ की आत्मा को उस मंदिर के ऊपर छुपा के रखा है। मतलब इस गांव की देवी माँ बहुत ही शक्तिशाली होती है, बुरे शक्तियों को अपने करीब आने नहीं देती। इसीलिए ये पुजारी अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आकर उस बाघ की आत्मा को यहाँ पर छुपा कर रख दिया। लेकिन वो बाघ एक बंदे की मदद से अपनी आत्मा को हासिल कर लिया। अपनी आत्मा हासिल करने के बावजूद भी इसकी शक्ति वापस नहीं आई। अपनी शक्ति को हासिल करने के लिए 3 लोगों की बलि देनी पड़ेगी और वो 3 लोग शक्ति, रवि और वो इंस्पेक्टर होता है, क्योंकि इन तीनों का जन्म उसी डेट को हुआ था जिस दिन इस गांव की फेस्टिवल होती है। पहले वो बाघ शक्ति को मारने का प्लान किया। इसीलिए वो बाघ सेल्वी के हस्बैंड को मारकर उसका रूप धारण करके घर के अंदर गई शक्ति को मारने के लिए। और आपको याद है ना, उस वक्त सेल्वी ने अपने हस्बैंड से एक छोटी सी किस मांगी थी। तो किस करते समय सेल्वी शीशे में उसका असली रूप को देख लेती है और बच्चों के बारे में बार बार पूछने पर सेल्वी समझ जाती है कि ये बुरी आत्मा मेरे बच्चों को मारने के लिए ही आई है। पहले तो इस बाघ को भटकाने लगती है कि बच्चे घर के पीछे खेल रहे हैं। बाद में सेल्वी अपने दोनों बच्चों के साथ किसी जगह पर छुपने लगती है। अपने दोनों बच्चों से झूठ कहने लगती है कि मैं और तुम्हारे पापा हिड एंड सीक गेम खेल रहे हैं, इस गेम में हमको ही जीतना पड़ेगा बेटा। इस तरह से सेल्वी उस बाघ से अपने दोनों बच्चों को छुपाती रहती है। सच में मूवी में यहाँ के सीन्स बहुत ही औसम लगे मुझे। मतलब एक माँ अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देती रहती है और उसी तरह अपने दोनों बच्चों को भी ये एहसास नहीं होने देती कि वो बुरी शक्ति इसको मार रही है। बस सेल्वी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर अपने बच्चों के सामने आती रहती है, दोबारा मार खाती रहती है। फाइनली वो बाघ सेल्वी को फांसी लगाकर कुएं में ढकेल देता है। बाद में वो बाघ सेल्वी का रूप धारण कर लेती है और तभी कुछ गाँव वाले सेल्वी मतलब उस बाघ के पास आकर यही कहने लगते हैं कि जंगल में आपके हस्बैंड मरे पड़े हैं। इस तरफ शक्ति को अपनी माँ नजर नहीं आती। वो अपनी माँ को ढूंढते हुए उस कुएं के पास जाने पर वो अपनी माँ की लाश को देखकर शॉक में रह जाती है और तभी इसका पैर फिसलकर ये नीचे गिर जाती है, इसके सर पर चोट आती है। खैर बाद में इस स्वामी जी के मन में ये सवाल पैदा हुआ कि सेल्वी का रूप धारण करने के बावजूद भी उस बाघ ने शक्ति को क्यों नहीं मारा। इसी के बारे में पता करने के लिए स्वामी जी उस रात उस बंगलो के पास गया तो इस स्वामी जी को यह बात पता चली कि इस घर में सेल्वी की आत्मा है, वही अपनी बेटी को बचा रही है उस बाघ से। उसके बाद उस बाघ ने अपना टारगेट बनाया रवि और उस इंस्पेक्टर को। अब इसी दरमियान में जब वो पुजारी मंदिर के पास पहुंचा तो जान गया कि उस बाघ ने अपनी आत्मा को हासिल कर लिया। फटाफट से अपने घर गया अपनी बीवी की जान बचाने के लिए, लेकिन वो बाघ तो कब का उस पुजारी की बीवी को मार चुकी होती है और इसी तरह इस पुजारी को भी मारकर इसका रूप धारण कर लेती है। तो उसी रात शक्ति को मारने के लिए घर के पास पहुंचा, लेकिन सेल्वी की आत्मा ने अपनी बेटी की जान को बचाते हुए उस बाघ शक्ति को घर से बाहर दफा कर दिया। स्वामी जी कहने लगता है कि अब तक उसने 2 लोगों की बलि देकर शक्तिशाली बन गई, अब मुझे भी पता नहीं उस बाघ को कैसे कैद करे। सारी बातें सुनने के बाद इस डीएसपी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि किसकी बातों पर भरोसा करे। खैर जब तक ये फेस्टिवल ना हो तब तक इस स्वामी जी को लॉकअप में ही रहना होगा। वो डीएसपी जाने के बाद इस पुलिस स्टेशन में काफी सारा धुआं आने लगता है। मतलब वो बुरी शक्ति बाघ आने लगती है, अपनी शक्ति से वहाँ के पुलिस वालों को बहुत मारने पीटने लगती है। लेकिन लकीली वो स्वामी जी अपनी शक्ति से इस बुरी शक्ति को यहाँ से भगा देता है। अब इस फाइट के दौरान वहाँ के सारे लोग जख्मी हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ घर में शक्ति का बर्थडे मनाने लगते हैं। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि सेल्वी की आत्मा अपने बच्चों को नजर आती है, अपने बच्चों के साथ खेलती रहती है और इसी तरह अपने भाई को देखकर भी बहुत रोने लगती है। खैर थोड़ी देर के बाद माया अपने स्कूटी के जरिए से इस घर के अंदर आने लगती है, लेकिन माया अंदर ही नहीं आ पाती, कोई शक्ति इसको रोक रही होती है। माया की गिरने की आवाज़ सुनकर सारे लोग बाहर आते हैं और सरवनन की आंटी माया को घर के अंदर लाती है तो आसानी से घर के अंदर आ जाती है। उसके बाद इसकी स्कूटी को घर के अंदर लाने की कोशिश करने लगते हैं तो स्कूटी हवा में उड़कर दूर गिरने लगती है। सरवनन जान लेता है कि इस स्कूटी के अंदर एक कपड़ा है और इस कपड़े के अंदर कुछ खून के धब्बे लगे हैं। इसी की वजह से सेल्वी की आत्मा इस चीज को अंदर नहीं आने दे रही होती। माया कहने लगते हैं कि मेरे हॉस्पिटल को कुछ लोग जख्मी हालत में आए थे, मतलब वही स्वामी जी, कांस्टेबल, कुछ पुलिस वाले, प्रेसिडेंट, शायद उनमें से किसी एक का खून हो सकता है ये।
और इस कपड़े पर जिसका खून लगा होता है वो किससे मैच करने लगता है, वो टेस्ट करवाने लगती है। थोड़ी देर के बाद टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं। माया सरवनन से कहने लगती है कि ये खून तो किसी जानवर का है और वो जानवर पानी और जमीन में भी अपनी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन ये ब्लड उस बंदे के शरीर में कैसे आ सकता है। फटाफट से माया और सरवनन हॉस्पिटल पर आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ना वो स्वामी जी होता है ना वो प्रेसिडेंट और उसके आदमी। उसके बाद सरवनन फटाफट से उस प्रेसिडेंट के पास जाकर स्वामी जी के बारे में पूछने लगता है कि वो स्वामी जी कहाँ पर है, लेकिन ये प्रेसिडेंट सरवनन को कुछ भी जवाब नहीं देता, जिस वजह से उस प्रेसिडेंट के आदमी सरवनन को रोकने लगते हैं। यहाँ पर एक जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ वो स्वामी जी कुछ बंदों के साथ कब्रिस्तान पर आता है और वो लोग इस स्वामी जी को सेल्वी की कब्र दिखाने लगते हैं। जब वो लोग कब्र को खोदते रहते हैं तो वो स्वामी जी कुछ रिचुअल्स को करना स्टार्ट करने लगता है। इस तरफ वो प्रेसिडेंट अपने गाड़ी के डिक्की में उस स्वामी जी की लाश को देखता है। बात यह है कि जब वो स्वामी जी पुलिस स्टेशन में उस बुरी आत्मा को रोक रहा था तो उस बाघ ने इस स्वामी जी को मारकर इसका रूप धारण कर लिया और ये प्रेसिडेंट सरवनन को जो हुआ वो बताने लगता है। जब ये सारे लोग हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे उस वक्त वो बाघ प्रेसिडेंट को अपनी बातों की जाल में फंसाने लगा कि इस गांव को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उस बुरी शक्ति को तो शक्ति चाहिए ना, लेकिन सेल्वी तो अपनी बेटी की रक्षा कर रही है। अगर हम लोग सेल्वी की आत्मा को शांति दे दे तो सेल्वी की आत्मा इस दुनिया से चली जाएगी। बाद में मैं उस बुरी आत्मा को कैद करूँगा। बताओ सेल्वी की कब्र कहाँ पर है। तो सेल्वी की लाश को जलाने के लिए ही वो बाघ उस कब्रिस्तान पर पहुंची। सो थोड़ी बहुत खुदाई करने पर ये लोग सेल्वी की लाश को बाहर निकाल ही लेते हैं। इस तरफ सेल्वी की आत्मा अपने बच्चों की बहुत केयरिंग करती रहती है, अपने हाथों से खिलाने लगती, लेकिन उसी वक्त वो बाघ बुरी शक्ति सेल्वी की आत्मा को अपनी ओर खींच लेती है। सेल्वी की आत्मा यहाँ पर आने के बाद इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। जिस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच के बीच हुई थी ना, उसी तरह की जादू मंत्र फाइट होने लगती है। ये सीन्स देखने में बहुत ही मस्त है, लेकिन फाइनली वो बुरी शक्ति बाघ सेल्वी की बॉडी को जला देती है। सेल्वी की आत्मा शायद इस दुनिया से चली जाती है। उसी वक्त यहाँ पर सरवनन आकर सेल्वी की आत्मा को देखकर बहुत दुखी होने लगता है। सेल्वी की आत्मा जाते आते अपने भाई से यही कहने लगती है कि भैया बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी। उसके बाद वो बाघ इस घर के अंदर आती है शक्ति को मारने के लिए, और तब तक घर के सारे लोगों को ये बात पता लग चुकी होती है कि स्वामी जी के भेष में वो बुरी आत्मा है। अपने तरीके से रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। इसी दरमियान में सरवनन शक्ति को लेकर उस फेस्टिवल पर पहुंच जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन वो बाघ वहां पर भी पहुंचकर सरवनन को फॉलो करती रहती है। इसी दरमियान में सरवनन शक्ति को लेकर उस असुर की स्टैचू के अंदर पहुंच जाता है। वो बाघ भी वहां पर पहुंचकर शक्ति को मारने की कोशिश करने लगती है। सरवनन और उस बाघ के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। ये सीन्स भी बहुत ही औसम है। इसी फाइट के दौरान सरवनन शक्ति को लेकर उस असुर की आंख से नीचे जंप लगाने लगता है। एट द सेम टाइम वो फेस्टिवल चल रहा होता है ना, तो देवी माँ के हाथों से त्रिशूल इस असुर की तरफ आने लगती है, और जब ये त्रिशूल असुर की तरफ आ रहा होता है तो उसी वक्त देवी माँ प्रकट होती है। वो बुरी शक्ति बाघ वहाँ से बचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बच नहीं पाती। फाइनली वो देवी उस असुर के साथ साथ उस बाघ को भी मार देती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होने लगती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।